बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 नवंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद क्या नीतीश कुमार बदल सकते हैं पाला। गांव-गांव में आरजेडी का पोस्टर वार शुरू, मोदी सरकार के खिलाफ लिखे जा रहे हैं स्लोगन। तेजस्वी को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद बिगड़ी मुख्यमंत्री की मानसिक हालात, सुशील मोदी बोले अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर के की बड़ी घोषणा, बताई पूरी योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण शुरू, जाने किस श्रेणी में कारीगर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। किसानों को मिलने जा रही है बड़ी सौगात, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार लेने जा रही है बड़ा निर्णय। सिपाही भर्ती धांधली में जेल में बंद युवक भी बना शिक्षक, हथकड़ी लगा करके निकला और लिया नियुक्ति पत्र। हमें फ्रीडम फाइटर नहीं शिक्षक चाहिए, इनकलाबी कीड़ा तुरंत हटा दें, नहीं तो के पाठक ने शिक्षकों को चेताया। कितने लोगों ने छोड़ी शराब, सर्वे कराएगी सरकार, परिवार और समाज पर असर का भी होगा रिसर्च। बिहार के 23 शहरों के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर, बेगूसराय और पूर्णिया की हालात सबसे खराब। जेडीयू में होगी बड़ी टूट, बीजेपी के बड़े नेता का बड़ा दावा, ललन सिंह को लेकर के कह दी बड़ी बात। नीतीश कुमार ने मुंगेर में लोकसभा चुनाव 2024 का किया शंखनाद। तेजस्वी बोले हमने आरक्षण बढ़ाया, कम समय में 5 लाख नौकरियां दी, केंद्रीय गृह मंत्री पर बोला हमला। मशरूम की खेती के लिए सरकार कर रही है किसानों की मदद, दे रही है 10 लाख रुपए की मदद। बिहार जमीन जमाबंदी में जोड़ना होगा आधार, सरकार का बड़ा फैसला। अब गांव-गांव में जलेगी विज्ञान और शोध की अलख, शिक्षा मंत्रालय ने छेड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान, होंगे ये फायदे। नीतीश तेजस्वी की सरकार पर बरस पड़े आरजेडी एमएलए, डिप्टी सीएम के सामने निकाली भड़ास, लगा दी शिकायतों की झड़ी। हम हर किसी का आर्थिक आधार पर कराएंगे सर्वे, नीतीश कुमार का बड़ा दावा। पढ़ने लिखने में कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल क्लास, टीचरों की होगी परीक्षा पास कराने की जिम्मेदारी। कुछ लोग बिहारी नहीं सिर्फ भाजपाई है, विशेष राज्य के मुद्दे पर जेडीयू ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला। क्या के पाठक विदाई लेने वाले हैं, शिक्षकों से बातचीत में उन्होंने किया बड़ा इशारा। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि आरजेडी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। जैसे में आरजेडी अब गांव-गांव में चुनावी तैयारी में जोर शोर से लग चुकी है। दीवारों पर पोस्टर और स्लोगन के जरिए आम जन तक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में अभियान चलाया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना से सटे मसूरी में आरजेडी का पोस्टर वार शुरू हो चुका है। गाँव से लेकर के शहर तक हर जगह पर दीवार लेखन पोस्टर लगा करके आमजन को संदेश देने में लगे हैं और चुनावी तैयारी कर रहे हैं। पोस्टर वार के जरिए लिखा जा रहा है कि सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार, बहुत सह चुके महंगाई की मार, अब की बार बदलेगी मोदी सरकार। मजदूर किसान पर राज सितम, मोदी सरकार का अब खेल खत्म,
गरीबों का उपहास किया, मोदी सरकार ने जनता का विश्वासघात किया। जी हां, आरजेडी ने तमाम तरह के स्लोगन लिख करके दीवार लेखन से पोस्टर वार शुरू कर दिया है। जहां आरजेडी के नेताओं का कहना है कि लोगों को जागरूकता करना चाहिए कि आज की तारीख में युवाओं को रोजगार चाहिए, मजदूरों को काम चाहिए, महिलाओं को उनका अधिकार चाहिए। वहीं दूसरी ओर केंद्र की सरकार दलित महादलित को आरक्षण में बदलाव लेना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। जहां इसके बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज जाएगा। जहां इन सब के बीच बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। जहां इसके केंद्र बिंदु में सीएम नीतीश कुमार बने हुए हैं। ये कहावत राजनीति में सटीक बैठती है कि सियासत में कुछ भी अस्थायी नहीं है। नीतीश कुमार के लालू से रास्ता अलग होने के संकेत हाल के दिनों में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। नीतीश करीब करीब हर कार्यक्रम में आरजेडी को बताने से नहीं चूकते हैं कि 2005 के पहले बिहार की स्थिति बदतर थी। जब कई बार तो सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी और आरजेडी कोटे के मंत्रियों के सामने ही लालू शासन की याद दिलाते हुए अपने कार्यों को बताया। जब नीतीश कुमार जिस का सरकारी कार्यक्रम या फिर किसी सभा में जाते हैं तो फिर वे किसी न किसी बहाने साल 2005 के पहले की चर्चा करके पूछते हैं कि तब क्या हुआ था, तब कुछ था, ये तो हम आए हैं और फिर विकास का कितना काम किया है लोग भूलने लगे हैं, उन्हें याद करते रहिए। आपको बता दूं कि साल 2017 जैसी स्थिति है बिहार में। जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया था, तब IRCTC घोटाले में तेजस्वी का नाम उछाला था और अंतरात्मा की आवाज पर सुशासन बाबू ने अपनी राहें राजद से अलग कर ली थी। अब तो एक घोटाले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट तक दायर हो चुकी है। अब लैंड फॉर जॉब स्कीम में लालू परिवार पूरी तरीके से फंसा हुआ है। जैसे में जदयू और फिर राजद गठबंधन के सब भविष्य को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे सियासत में दोस्ती दुश्मनी कभी अस्थायी नहीं रहती है। सीएम नीतीश कुमार के रुख को देख करके तो ये असल में साबित होता है कल के धूल विरोधी आज बेहद कट्टर समर्थक हो सकते हैं। नीतीश कुमार कई बार ऐसे कदम उठाए हैं जो हर बात ये संकेत देने वाले रहते हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। बहरहाल लालू नीतीश की दोस्ती की इस चैप्टर की असली राजनीति जल्द ही पता चलेगी। दोस्तों, किशनगंज वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि किशनगंज के डीएम को मद निषेध पद से नवाजा गया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार प्रत्येक साल यानी कि हर साल 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाता है। जहां इस वर्ष नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा नशा मुक्ति पर लोगों को संबोधित किया और किशनगंज डीएम तुषार सिंगला को सम्मानित किया है। जैसे साथ ही इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला पदाधिकारी और फिर जीविका दीदी को सम्मानित भी किया गया। किशनगंज जिला के अंतर्गत नशा मुक्ति दिवस पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी को प्रभारी डीएम सह डीडीसी स्पर्श गुप्ता के द्वारा हरी झंडी दिखाया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जन सुराज अभियान की शुरुआत करने वाले जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाने को लेकर के साफ साफ ऐलान कर दिया है कि पार्टी तो बनेगी ही। जो उन्होंने कहा है कि जन सुराज नाम से ही पार्टी बनेगी। इसमें कोई इट पर बट और किंतु परंतु नहीं है। जब पार्टी कैसी बनेगी और कौन इस पार्टी को चलाएगा, इसकी पूरी प्लानिंग भी बता चुका हूं। दरअसल जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मधुबनी में यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में जन सुराज पार्टी बनेगी। जहां प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन सुराज को पार्टी बनाने की घोषणा मैंने पटना में 5 मई 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। जहां उस दिन मैंने कहा था कि जन सुराज पार्टी बननी ही है। इसमें कोई इफ बट और किंतु परंतु नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पार्टी प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे। पार्टी कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई परिवार नहीं बनाएगा। बिहार का हर वह आदमी जो चाहता है कि नया विकल्प बने, जो यहाँ के दलों और फिर नेताओं से त्रस्त है, उन लोगों को इकट्ठा करके मदद की जाएगी ताकि वे दल बनाएं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में 50% से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि नया दल, नया विकल्प बने, इसीलिए मैं ये प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैंने आपको जो आंकड़ा दिखाया है कि बिहार में 50% से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि यहाँ नया दल, नया विकल्प बने, नया प्रयास किया जाए, उन्हीं लोगों के बीच से ऐसे लोगों को निकाला जाए कि आप चाहते हैं कि नया दल बने तो फिर उसमें कंधा भी लगाओ। कुछ लोग भी अगर उसमें तैयार हो गए, यदि 100 लोगों में से एक आदमी भी तैयार हो गए तो फिर पूरे बिहार में 12 से 13 लाख ऐसे लोग हो जाएंगे जो इस दल को बनाने के लिए संस्थापक सदस्य बनेंगे। ये वही प्रयास है।
दोस्तों बात करेंगे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 अलग अलग श्रेणी में कार्यरत कारीगरों का पंजीकरण शुरू हो गया है। यह योजना के तहत पंजीकरण के बाद 15,000 तक का टूल किट और 2 लाख रुपए तक का 5% ब्याज पर ऋण और अन्य सुविधाएं मिलेगी। इस प्रक्रिया में सबसे पहले ग्राम पंचायत प्रधान का पंजीकरण यानी कि KYC अनिवार्य है। जहां कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC के जिला प्रबंधक छुनकू राम ने ग्राम पंचायत प्रधानों से आग्रह किया है कि सभी अपनी अपनी पंचायत के लोक मित्र केंद्र से अपना KYC करवा करके ID पासवर्ड बनाएं, क्योंकि इस योजना में रजिस्टर्ड लाभार्थियों को पंचायत प्रधान के माध्यम से ही सत्यापित किया जाना है। आपको बता दें कि PM विश्वकर्मा योजना में कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले पात्र होंगे। इन सभी पात्र, शिल्पकार और कारीगरों का पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC लोकमित्र के माध्यम से निःशुल्क में किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार एक नया मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहा है। यह केंद्रीय चुनाव से पहले सरकार करोड़ों किसानों को फिर से खुशी देने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। आपको बता दूं कि 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। इसी में से एक है PM किसान सम्मान निधि योजना। इसे साल 2019 में PM मोदी ने शुरू किया था, जिसके तहत किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। 6,000 से बढ़ा करके 8,000 या फिर 9,000 किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य देश भर के सभी भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत किसानों को हर 4 माह में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। ये पैसा DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियर ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। दरअसल 5 साल पहले 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने का ऐलान किया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत और फिर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट सत्र 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार इस बार PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि में 1,500 से 3,000 तक वृद्धि कर सकती है। यानी कि किसानों को 6,000 की जगह 8 या फिर 9,000 रुपये सालाना दिए जाने का फैसला हो सकता है। इसका लाभ 1 अप्रैल 2024 से दिया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 1 लाख से अधिक नए शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। यह नवनियुक्त शिक्षकों की तैनाती ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में की गई है। इस बीच BPSC परीक्षा पास किया हुआ एक ऐसा अभ्यर्थी भी है जो हथकड़ी पहने नियुक्ति पत्र लेने BO कार्यालय पहुंच गया। यह सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था और सहरसा के मंडल कारा में उसे बंद किया गया है। शनिवार को सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के BRC कार्यालय में उस वक्त कौतूहल मच गया जब एक BPSC परीक्षा पास शिक्षक अभ्यर्थी हाथों में हथकड़ी लगा करके पुलिस सुरक्षा में नियुक्ति पत्र लेने पहुंचा। यह बहुत समय तक छानबीन के बाद BO कार्यालय ने शिक्षक अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। जहां जानकारी के अनुसार सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के भटोनी पंचायत निवासी सदर थाना के नामजद आरोपी चंदन शर्मा BPSC द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हो गया, जब वह वर्तमान में मंडल कारा सहरसा में बंद है। चंदन शर्मा द्वारा मंडल कारा अधीक्षक को आवेदन दिया गया है, जिसमें शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पास होने के बाद नियुक्ति पत्र लेने और फिर विद्यालय में योगदान देने के लिए जेल से नियमानुसार जाने के लिए गुहार लगाई। जेल अधीक्षक ने चंदन शर्मा के आवेदन को न्यायालय को भेजने एवं अग्रतर कार्रवाई के लिए आग्रह किया। न्यायालय द्वारा जेल मैनुअल के प्रावधान के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए चंदन शर्मा को पुलिस बलों की सुरक्षा में BO कार्यालय सिमरी बख्तियारपुर भेज दिया गया। 4 चक्का वाहन से 1 दारोगा और फिर 4 सुरक्षा बलों के साथ चंदन शर्मा सिमरी बख्तियारपुर BO कार्यालय पहुंचे और फिर शिक्षक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग की SCS लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं। जहां उनके सख्त फैसले के कारण बिहार के लापरवाह शिक्षकों में हरकंप मच गया है। बिहार में बहाल हुए शिक्षकों को के पाठक ने चेताया है। जहां स्कूलों का निरीक्षण करने रोहतास पहुंचे के पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि हमें फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि शिक्षक चाहिए। अगर किसी भी शिक्षक के भीतर इनकलाबी कीड़ा है तो उसे अभी हटा दें, नहीं तो हम हटा देंगे। जब के पाठक ने शिक्षकों को हिदायत दी है कि वे संघ बनाने के बारे में सोचे भी नहीं। के पाठक ने BPSC से बहाल शिक्षक की ट्रेनिंग के दौरान ये बातें कही है। दरअसल शिक्षा विभाग के SCS के पाठक शुक्रवार को रोहतास पहुंचे थे, जहां उन्होंने डाइट में प्रशिक्षण ले रहे नवनियुक्त शिक्षकों से बात की है। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को चेताया है कि किसी को भी क्रांति करने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें राजनीति करने की भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें अनुशासन में रह करके काम करना है। के पाठक ने कहा है कि किसी को भी संघ बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अगर किसी भी शिक्षक में इनकलाबी कीड़ा है तो फिर उसे जितना जल्द हो सके हटा दें, नहीं तो हम हटा देंगे। दोस्तों बात करेंगे कि शराबबंदी के प्रभाव को लेकर के राज्य सरकार एक बार फिर से सर्वे कराएगी। जहां राज्य के सभी 38 जिलों में करीब 1 लाख घरों का सर्वे कराएगा। जहां सर्वे का उद्देश्य ये पता लगाना होगा कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक कितने लोगों ने शराब का सेवन छोड़ा है। इसके साथ ही शराबबंदी के प्रत्यक्ष और फिर परोक्ष सामाजिक आर्थिक प्रभाव की भी जानकारी हासिल की जाएगी। शहर और ग्रामीण इलाकों के साथ परिवार और फिर समाज पर इसका कैसा असर रहा, इसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने शराबबंदी के असर को लेकर के किए जाने वाले सर्वे की खोज शुरू कर दी है। इस बार अकादमिक संस्थानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। जहाँ विभागीय सूत्रों के अनुसार शुक्रवार तक निविदा की आखिरी तारीख थी, जिसमें 3 संस्थानों ने अपनी रुचि दिखाई है। अब विभाग के स्तर से इसमें से बेहतर संस्थान को सर्वे का काम सौंपा जाएगा। विभाग के अनुसार 12 सप्ताह में सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक सर्वे रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सियासी पार्टियों ने बूथ लेवल तक काम करना शुरू कर दिया है। जब वही सीएम नीतीश कुमार भी आगामी चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन को मजबूती करने की पहल करते आ रहे हैं। जब सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को मजबूत तो किया, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन में सही सम्मान नहीं मिल पाया है। शायद यही वजह है कि जदयू कार्यकर्ता आए दिन नीतीश कुमार को PM उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने का शिगुफा छोड़ते आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन पर क्या प्रभाव हो सकता है, इस बात को लेकर के सियासी गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। इसी क्रम में सीएम नीतीश कुमार के 5 बड़े सियासी दांव के बारे में जानेंगे जो इंडिया गठबंधन पर दबाव बना सकता है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहली सियासी दांव की बात की जाए तो बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी करके मास्टर स्ट्रोक खेला है। इससे साफ हो गया है कि किस समुदाय की कितनी आबादी है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ने प्रदेश में विभिन्न समुदाय की आर्थिक स्थिति से भी पर्दा उठाया है। वहीं दूसरी दांव की बात की जाए तो बिहार में 75% रिजर्वेशन लागू करके गजट भी पब्लिश हो गया है। जब बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को 9वीं लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है। इस तरह बिहार में 20% SC/ST, 2% ST, 25% अति पिछड़ा और 18% पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार के तीसरे सियासी दाव की बात किया जाए तो वे बिहार के दौरे पर निकल करके जनता से रूबरू होने वाले हैं। वहीं चौथे दाव की बात करें तो वे विपक्षी दलों को एक साथ ला करके इंडिया गठबंधन तक पहुंचाने का श्रेय भी नीतीश कुमार के नाम ही है। इसके अलावा 5वें सियासी दाव की बात की जाए तो वे भीम संसद के जरिए दलित और महादलित समुदाय पर भी अपने पाले में करना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में वायु प्रदूषण से हालात बिगड़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि बिहार में पटना समेत 23 जिले के लोग शुद्ध हवा की जगह धुलकन घोटने को मजबूर हैं। इन जिलों में 35 स्थानों पर लगे स्वचालित वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन इसकी तस्दीक कर रहे हैं। जी हां, बेगूसराय और पूर्णिया में हालात ज़्यादा खराब हैं। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में साल 2019 से वायु गुणवत्ता का आकलन किया जा रहा है। साल 2022 से 20 शहरों का वायु गुणवत्ता का आकलन हो रहा है। इन शहरों के वायु प्रदूषण की स्थिति की जानकारी 1 साल से मिल रही है, जब 15 जिलों से जानकारी नहीं मिल पा रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का निर्देश है कि बिहार के सभी 38 जिलों में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र लगाया जाए, लेकिन अभी तक बिहार में 23 जिलों में ही निगरानी स्टेशन लगाया गया है। जिन शहरों में वायु प्रदूषण का डेटा जारी हो रहा है उससे ये तो साफ पता चलता है कि वहाँ की स्थिति क्या है, लेकिन वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कुछ खास उपाय नहीं किए जा रहे हैं। जब पटना, गया और मुजफ्फरपुर को छोड़ दें तो फिर बाकी के छोटे शहरों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं है। संसाधन में कमी के कारण यहाँ वायु प्रदूषण में नियंत्रण
शांत नहीं हो पा रहा है। जब बिहार के छोटे शहरों में भी अक्टूबर से फरवरी तक वायु प्रदूषण बढ़ा रहता है। छोटे शहरों में बेगूसराय, पूर्णिया, मोतिहारी का वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे अधिक रहता है। खास करके बेगूसराय और पूर्णिया का सूचकांक 400 से अधिक लंबे समय तक रहता है। जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का आकलन होता है वह आरा, अररिया, बेतिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, छपरा, गया, हाजीपुर, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, सासाराम, सहरसा, सीवान और राजगीर। इन शहरों में वायु गुणवत्ता का पता चलता है क्योंकि यहाँ पर वायु सूचकांक स्टेशन लगाया गया है। दोस्तों, देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे देश समेत बिहार के तमाम बड़ी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति को अब अंजाम देने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि जेडीयू की तरफ से भीम संवाद आयोजन करवाया जाएगा, तो फिर वहीं दूसरी तरफ राजद खुद मजबूत करने और फिर अपने वोटरों को साधने के लिए समाजवाद का सहारा ले रहे हैं। या दरअसल राजधानी पटना के राजद दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि समाजवाद के सही उत्तराधिकारी राष्ट्रीय जनता दल बिहार। इस पोस्टर में आचार्य कृपलानी, नारायण गणेश मिश्रा, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर समेत कई समाजवादियों की तस्वीर लगाई गई है। इस पोस्टर में एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगाई गई तो दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई है। वहीं इस पोस्टर की पेशकश में जो नाम दिए गए हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, बिहार सरकार की पूर्व मंत्री और राजद नेता कृष्ण पटेल, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री श्याम रजक का नाम है। इसके साथ ही ये कहा गया है कि कोई सच्चा समाजवादी है तो वह राजद। उधर इस पोस्टर के लगने के साथ ही विपक्षी दलों के नेता से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की पहचान ही लालू परिवार है, जिस पार्टी में महज एक परिवार को तवज्जो दिया जाता है तो फिर वो आखिर कैसे समाजवादी कह सकते हैं। या उन्हें तो सिर्फ परिवारवाद नजर आता है, या उन्हें तो ये कहना चाहिए कि सच्चे परिवारवादी यदि कोई है तो वे राजद हैं। आपको बता दें कि बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी राजद पर हमेशा से ही परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। जब विपक्षी दलों के कई नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने परिवार से निकल करके देखते ही नहीं हैं। इसी का उदाहरण है कि खुद के बाद राबड़ी देवी और अब अपने बेटे को कमान दे रखे हैं। जब बहरहाल अब ये पोस्टर तो लगाया गया है, लेकिन इस पोस्टर का क्या असर बिहार की राजनीति पर पड़ता है ये तो फिर देखने वाला होगा। दोस्तों, बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने यह बड़ा दावा किया है, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सियासी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि सत्ताधारी दल जदयू में जल्द ही एक बड़ी टूट होने वाली है। नित्यानंद राय ने कहा है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जेडीयू को तोड़ने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। इस बड़ी टूट के बाद जेडीयू के कुछ नेता ललन सिंह तो कुछ विजेंद्र सिंह के पास चले जाएंगे। इसके साथ ही नित्यानंद राय ने तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में इस बड़ी टूट के बाद फिर से जेडीयू नेता गाना गाएंगे कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके हजारों दफे चल गए, कोई यहाँ गिरा तो कोई वहां गिरा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें बीजेपी का कोई भी हाथ नहीं है। बीजेपी के मिशन का जिक्र करते हुए नित्यानंद राय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक ही भूमिका है कि बिहार विकसित प्रदेश बने या पीएम मोदी की सारी योजनाएं बिहार में 100% लागू हो। दोस्तों, बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मुंगेर में सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद कर दिया है। जहां लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने बचे हुए हो, लेकिन नीतीश कुमार ने मुंगेर संसदीय क्षेत्र में जदयू उम्मीदवार को लेकर भी बड़ा संकेत दे दिया है। जब उन्होंने ललन सिंह को दोबारा सांसद बनाने की लोगों से अपील की है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने आज राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल मुंगेर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने सदर अस्पताल मुंगेर के परिसर में 100 शैया वाले फील्ड अस्पताल के निर्माण कार्य का उद्घाटन, सदर अस्पताल मुंगेर के परिवार में 32 सौम्य वाले शिशु गहन चिकित्सा का अस्पताल का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने मुंगेर के विकास के लिए कई काम किए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब हम लोगों ने ललन बाबू को एक बार कहा कि भाई आप एमपी बनना चाहते हैं तो मुंगेर से ही बनिए। बड़ी खुशी की बात हुई कि मुंगेर के लोगों ने उन्हें एमपी बनाया। अब आपसे आग्रह करेंगे कि सब दिन इनको एमपी बना करके रखिए। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से बार बार हाथ उठा करके अपील की है कि तैयार है ना, आप तैयार है ना।
जहां एक तरह से सीएम नीतीश कुमार ने मुंगेर को लेकर के अब ये तय कर दिया है कि यहां से अगले लोकसभा चुनाव में ललन सिंह ही जदयू के उम्मीदवार होंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के पहले एक तरह से उन्होंने मुंगेर से चुनाव प्रचार की भी शुरुआत कर दी है। ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले किसी संसदीय क्षेत्र में वहां के सांसद के लिए फिर से चुनाव जिताने की जनता से अपील की है। आपको बता दूं कि ललन सिंह ने साल 2009 में सबसे पहले मुंगेर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना, फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने ललन सिंह को मुंगेर से चुनावी मैदान में उतारा और जीत हुई। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा और फिर दलित वर्ग का आरक्षण बढ़ाया है, साथ ही कम समय में करीब 5 लाख नौकरियां दी है। वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हाल ही में अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में कहा था कि जाति आधारित गणना में मुसलमानों और यादवों का आंकड़ा बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि हम लोगों की सरकार सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है, जहां हम जातिवाद नहीं है। अमित शाह का काम झूठ बोलना है। अमित शाह इंटरमीडिएट को 12वीं पास कहलाएंगे, जितनी बुद्धि होगी उतना ही काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में ऐतिहासिक काम हुआ है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और फिर दलितों का आरक्षण बढ़ाया गया है। इससे गरीब परिवारों को नौकरियों में फायदा हुआ है। आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। दोस्तों, बात करेंगे कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को नई नई फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनकी बाजार में कीमत अच्छी मिलती है। इसी कड़ी में किसानों को मशरूम की खेती करने के लिए बिहार सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह खास बात यह है कि किसानों को मशरूम की यूनिट खोलने के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में मशरूम की खेती किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित होगी। आपको बता दें कि मशरूम का उपयोग खाने में किया जाता है या इसकी सब्जी बना करके खाई जाती है। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग में उपयोग में आने वाले हेल्थ पाउडर में हो तो फिर इसकी बाजार में मांग में काफ़ी होने के कारण इसकी यूनिट खोल करके अच्छी कमाई की जा सकती है। अभी हम आपको बताएंगे कि मशरूम की खेती पर सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी मिलेगी और इसके लिए कैसे आवेदन करना है। आपको बता दें कि राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार की ओर से एकीकृत बागवानी मिशन के तहत मशरूम किसानों को मशरूम की खेती पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत मशरूम की एक यूनिट की लागत 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। जहां इस पर किसानों को 50% यानी कि 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत मशरूम स्पॉन और फिर मशरूम कंपोस्ट पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। जो किसान मशरूम की खेती पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह मशरूम की खेती के लिए आपको भूसा, गेहूं आदि सामान की आवश्यकता होती है। 1 किलोग्राम मशरूम तैयार करने में करीब 50 रुपए का खर्च आता है। यदि आप एक कमरे में 10 क्विंटल मशरूम मांगते हैं तो फिर आप इसके लिए आपको 50,000 रुपये आते हैं। यदि इससे कमाई की बात की जाए तो फिर आप एक कमरे में मशरूम की खेती करके एक साल में करीब 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। बाजार में मशरूम का भाव 100 रुपये से लेकर के 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक होता है। मशरूम की लागत के हिसाब से देखें तो फिर इसकी खेती में 3 से 4 लाख का मुनाफा कमाया जा सकता है। मशरूम के उत्पादन के बाद बचे हुए भूसे की खली का उपयोग करके आप दुधारू जानवर को खिलाने के लिए कर सकते हैं। इससे इसकी दूध की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं इसके भूसे को खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार होगा। आपको बता दूं कि बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा रहती है। आप इसे वहां सप्लाई कर सकते हैं या इसे सीधे मंडी में भी बेचा जा सकता है। बड़े बड़े मॉल में इसे सप्लाई किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसका पाउडर बना करके बॉडी बिल्डिंग के लिए हेल्थ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को भी बेचा जा सकता है। या इसके लिए आपको इसके बाजार की जानकारी होना ज़रूरी है। यदि आप बिहार के किसान हैं तो फिर आप मशरूम की यूनिट खोलने के लिए या फिर मशरूम की खेती करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप बिहार सरकार की बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के यानी कि www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने जिले की कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। मशरूम की खेती
आप एक कमरे में शुरू कर सकते हैं। या इसके लिए आपको 100 वर्ग फीट का एक कमरा ही काफ़ी है। यहाँ पर रैक जमा करके उसमें मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। मशरूम की खेती बंद कमरे में की जाती है, इसीलिए इस पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे उगाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के बैग में कंपोस्ट खाद के साथ धान गेहूँ का भूसा मिला करके रखा जाता है। या इसके बाद कंपोस्ट से भारी बैग में मशरूम के बीज को डाला जाता है और इसमें छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। इन्हीं चीज़ों की सहायता से मशरूम उगाने के बाद बाहर निकल आते हैं। मशरूम का उत्पादन 25 से 30 दिन के भीतर शुरू किया जाता है, जो 2 माह तक चलता है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में बनाए गए आरक्षण की सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के मुद्दे पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ये जो बिहार सरकार दुष्प्रचार कर रही है कि आरक्षण के कानून को 9वीं सूची में शामिल कर दिया जाए, तो फिर उस पर कोई चुनौती नहीं होगी, जहाँ कोई न्यायालय प्रक्रिया में नहीं जाएगा। ये पूरी तरीके से गलत है। 2007 में ही क्योंकि सर्वाइस सुपरवाल की बेंच ने फैसला कर दिया है कि किसी भी नियम को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो फिर उसे भी चुनौती दी जा सकती है। जहाँ उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में जो 69% आरक्षण हुआ है, जहाँ उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह अलग बात है कि उस पर कोई भी अभी तक फैसला नहीं आया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि तमिलनाडु के बाद आज तक किसी भी राज्य में इस तरह के विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन करने के लिए उनके पास तो लोकसभा में बहुमत नहीं है और संविधान में संशोधन करने के लिए सभी दलों की सहमति ये लंबी प्रक्रिया है। तो फिर ये गलत प्रचार करके ये कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय केंद्र के मत्थे फेंक रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार जमीन जमाबंदी में मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। यह अनिवार्य होगा। इसको लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार सरकार ने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से जमाबंदी को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया को पूरी होने के बाद जमीन मालिक को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और फिर इसकी जमीन के साथ कभी कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा। आपको बता दूं कि आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड आपकी ज़मीन के जमाबंदी से जुड़ा हुआ है, तो फिर कोई भी व्यक्ति धोखे से जमाबंदी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की कोशिश किया तो फिर तुरंत आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ज़मीन की जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ना चाहते हैं तो आप आधार सीडिंग के लिए अपने हल्के के राजस्व कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से ये काम आपका बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि स्कूली बच्चों में शोध और नवाचार के प्रति रुझान बढ़ाने सहित इसके फायदे को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। जहां इसके तहत देश भर के प्रत्येक ब्लॉक में एक राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जो नवंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी 2024 के पहले हफ्ते के बीच कभी भी आयोजित किया जा सकेगा। इस आविष्कार सप्ताह का विषय खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान करना है, जो आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है। इन शोधों को अंजाम देने के लिए ज़रूरी टिप्स भी दी गई है, जिसे स्कूली छात्र किसी भी शिक्षक की मदद से आसानी से कर सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर के एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से करीब 4 से 5 स्कूलों को इसके लिए चयनित किया जाएगा। इसमें PM3 स्कूल अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। इन स्कूलों में आविष्कार सप्ताह के दौरान विज्ञान, शोध और नवाचार में रुचि रखने के लिए पूरे ब्लॉक के स्कूलों के बच्चे हिस्सा लेंगे। वहां वे पहले से तय विषय को वैज्ञानिक कसौटी पर परखेंगे। दोस्तों बिहार के विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के उद्घाटन के दौरान तेजस्वी यादव के सामने RJD विधायक रामानुज प्रसाद ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार की जमकर के आलोचना की है। शनिवार को सोनपुर मेला 2023 की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन तेजस्वी यादव ने किया है। सोनपुर मेले के उद्घाटन के मंच का स्थानीय विधायक रामानुज प्रसाद ने जमकर के उपयोग किया। मेले का उद्घाटन करने आए डिप्टी CM तेजस्वी यादव वहीं पर मौजूद थे। रामानुज प्रसाद ने कहा कि सोनपुर मेले में किसानों और गरीबों को उनका वाजिब हक और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। बार बार ये बात जिला प्रशासन के समक्ष उठाई जाती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। राजद विधायक ने कहा कि सोनपुर में टोपोलैंड की बड़ी समस्या है। ये मामला विधानसभा में बार बार कई सत्रों में उठाया, जहाँ उस दौरान हमारे डिप्टी CM और मुख्यमंत्री सदन में मौजूद रहते हैं और सब सुनते रहते हैं, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में
2000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेगी और पुल का निर्माण भी किया जाएगा। जहां इसको लेकर के विभाग के स्तर पर डीपीआर तैयार किया गया है। जहां खबर के अनुसार बिहार के अलग अलग जिलों में 2000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का डीपीआर तैयार किया गया है, जबकि 1850 मीटर पुल निर्माण की भी डीपीआर तैयार किया गया है। बहुत जल्द इन सड़क और फिर पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम केंद्र सरकार के पास गए इस मांग को लेकर कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। हमने बिहार में इसे आगे बढ़ाया और 9 दलों के साथ मिलकर के जातिगत जनगणना कराई, जहां हमने ये साफ कर दिया है कि हमने सिर्फ सर्वे कराया है, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो फिर हमने कहा है कि सब लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अनुसूचित जाति, पिछड़ा से हिंदू मुस्लिम को भी उसका आर्थिक आधार पर ही हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, यहाँ चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें अपने काम पर विश्वास है और किसी भी तरह की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। यह कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं जबकि हम काम करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने पूरे न्याय के साथ विकास के लिए संकल्प के साथ काम किया है। जो लोग हाशिए पर थे उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया है। हम केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो फिर बिहार में 2 साल पहले ही गरीबी खत्म हो जाती। हम प्रदेश में हर जाति समुदाय के गरीब वर्ग के लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं, जहां उनकी स्थिति में सुधार लाने का काम कर रहे हैं। हम बिहार के भविष्य के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अभियान चलाएंगे। आप सब भी इस प्रश्न में हैं, हमारा साथ दीजिए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।